गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं जयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे और करंट अफेयर में भी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकेडमी अवार्ड्स या विश्व के ये प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारों के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत 1929 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा की गई, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था है। इस बार 26 अप्रैल 2021 को 93वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। इस बार सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाली जो आपकी बेस्ट मूवी रही है, वो मूवी रही है आपकी नोमालैंड। याद रखिएगा, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अब की बार मिला है नोमालैंड को। और नोमालैंड की जो आपकी डायरेक्टर है चाइना से क्लो झाओ, ये डायरेक्टर हैं इस मूवी की। इन डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। क्लो झाओ पहली एशियन महिला है, पहली एशियन डायरेक्टर महिला है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नोमालैंड की एक्ट्रेस फ्रांसिस फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला। फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला। कौन सी मूवी के लिए? नोमा लैंड के लिए। अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार एंथनी हॉपकिंस को मिला है। एंथनी हॉपकिंस को मिला है और एंथनी हॉपकिंस को ये अवार्ड उनकी मूवी द फादर में उनके रिमार्केबल एक्टिंग की वजह से दिया गया है। इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड्स रहे हैं, इन अवार्ड्स में भारत की तरफ से जो ऑफिशियल मूवी थी जिसे भेजा गया था, उस मूवी का नाम था जली कट्टू। जली कट्टू, याद रखिएगा, जली कट्टू एक अब की बार भारत में ऑफिशियल एंट्री रही है ऑस्कर में। जलीकट्टू एक फेस्टिवल है जिसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में बुल के सामने और रेड कपड़ा दिखा करके दौड़ा जाता है और इस तरीके से इस खेल में पशुओं का शोषण बहुत ही ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जलीकट्टू फेस्टिवल को बैन कर दिया और इसी पे बेस्ड मूवी को अब की बार भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया ऑस्कर में। हालांकि ये मूवी ऑस्कर की रेस से काफ़ी पहले ही बाहर हो गई। दूसरा, एक भारत की तरफ से अब की बार शॉर्ट फिल्म भी भेजी गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे आप बोलते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम था आपका कावी। और ये डॉक्यूमेंट्री मूवी भी अब की बार ऑस्कर अवार्ड्स को जीत नहीं पाई। अगर मैं बात करूं भारत और ऑस्कर के बारे में, तो इंडिया एट ऑस्कर में सबसे पहले भारत की तरफ से 1958 1958 में 58 में जो फर्स्ट मूवी जिसे नॉमिनेट किया गया था, वो थी आपकी मदर इंडिया। महबूब खान इसके डायरेक्टर रहे थे। सुनील दत्त और नरगिस दत्त, जो कि रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ बने आगे, उन्होंने इस मूवी में माँ और बेटे का रोल प्ले किया था। ये मूवी ऑस्कर में फाइनल स्टेज तक पहुंची, लेकिन एक वोट से ये मूवी हार गई और भारत को ये मूवी ऑस्कर दिला नहीं पाई। याद रखिएगा, ये भारत की तरफ से फर्स्ट एंट्री रही थी आपके कौन से अवार्ड्स में? ऑस्कर में। हर साल भारत सरकार द्वारा अलग अलग मूवीज़ को ऑस्कर के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब तक 3 ऐसी भारतीय मूवी रही है जो ऑस्कर के अवार्ड में फिनाले तक पहुंची, लेकिन वो ऑस्कर भारत के लिए जीत नहीं पाई। 1988 में आई मूवी सलाम बॉम्बे दूसरी ऐसी मूवी है जो ऑस्कर के फाइनल स्टेज तक पहुंची, और 2001 में आमिर खान की आई मूवी लगान। ये कुछ एक ऐसी मूवी है जो फिनाले तक पहुंची, लेकिन ऑस्कर जीत नहीं पाई। अब की बार
93वें ऑस्कर पुरस्कारों में मेमोरियम सेक्शन में स्पेशल श्रद्धांजलि दी गई इरफान खान और इसके साथ साथ भानु अथैया को। भानु अथैया के बारे में आप याद रखिएगा, 1982 1982 में एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था गांधी। और गांधी जो मूवी थी, उस मूवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उस मूवी की जो वेशभूषा तैयार करता थी, वो रही है आपकी भानु अथैया। और भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए और उस समय ऑस्कर अवार्ड मिला। और याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली भारतीय महिला थी जिसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। यही रीज़न था कि हिस्ट्री में भानु अथैया को ऑस्कर लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वो भारत की मूवी जो ऑस्कर अवार्ड जीती, तो उस ऑस्कर अवार्ड की मूवी में और भारत की एकमात्र मूवी आएगी स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर की अगर मैं बात करूं, तो स्लम डॉग मिलेनियर ने 2009 में ऑस्कर पुरस्कार को जीता। स्लम डॉग मिलेनियर एक बुक है जिसके राइटर एक भारतीय विकास स्वरूप रहे हैं, और इसी बुक पे बेस्ड ये मूवी बनी। और इस मूवी ने 2009 में ऑस्कर अवार्ड को जीता। और ऑस्कर अवार्ड में इस मूवी के सॉन्ग जय हो की कंपोजिशन के लिए AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक कंपोज़र का भी अवार्ड मिला। AR रहमान के अलावा इस मूवी को लिखने वाले जो लिरिक्स राइटर रहे हैं जय हो को लिखने वाले गुलजार, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं सत्यजीत रे की, जिसे भारतीय फिल्म जगत में बेसिकली जिसे बंगाली फिल्म जगत में द फादर ऑफ बंगाली सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। सत्यजीत रे को 1992 में सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से अब तक एक ही ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी रही है जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगर मैं बात करूं 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों की, तो 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों में एक राक्या नाम की आपकी ईरानी डायरेक्टर थी। उसे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करनी थी, और वो डॉक्यूमेंट्री मूवी वो बेसिकली हाइजीन को लेकर के शूट करना चाहती थी। ये वो टाइम पीरियड रहा है जब हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस बहुत ही कम रही है, और इवन आज भी इन चीज़ों को लेकर के और हमारे समाज में अवेयरनेस काफ़ी कम है। राक्या जो कि एक ईरानी डायरेक्टर थी, वो एक शॉर्ट मूवी शूट करने के लिए पहुंचती है एक विलेज में जिस गांव का नाम था काठी खेड़ा गांव हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता था जिसे हम SHG बोल देते हैं। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में काफ़ी महिलाएं सैनिटरी पैड्स का निर्माण करती थी, और उन पैड्स को बहुत ही रिजनेबल दामों पर आसपास के गांवों में महिलाओं को बेच देती थी, ताकि हाइजीन को लेकर के महिलाओं में अवेयरनेस रहे। और इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनिट में स्नेहा और सुमन दो महिलाएं काम करती थी। ये ननद और भाभी थी। बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं, तो इनमें जो सुमन थी वो चाहती थी कि वो दिल्ली जा कर के और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की कोचिंग ले, लेकिन बेसिकली इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इनके गांव में लगी हुई ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के यूनिट में काम करेंगी, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगी, और उसके बाद ये कोचिंग लेने के लिए कहाँ चली जाएगी? दिल्ली। इन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में इनका जो पूरे का पूरा इतिहास था वो बदलने वाला था। 2019 में जब राक्या डायरेक्टर इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहुंचती है, तो वो जाहिर करती है अपनी इच्छा कि वो एक मूवी बनाना चाहती है, और मूवी का नाम था पीरियड्स द एंड ऑफ सेंटेंस।
और इस मूवी के लिए उसे कास्टिंग जब बात आई तो कास्ट करने के लिए उसने स्नेहा और सुमन दोनों को कास्ट कर दिया। उसने कहा कि अगर आप इस मूवी में काम करोगे तो हम आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे, और बेसिकली ये पैसे कमाने के लिए ही वहाँ पे गई थी, काम करती थी। यही रीज़न था कि इन्होंने इस मूवी में एक्टिंग की, और इन्हें नहीं पता था कि इनके द्वारा बनाई गई वो शॉर्ट मूवी 2019 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का ऑस्कर अवार्ड जीत जाएगी। और स्नेहा और सुमन की ये मूवी 2019 में भारत की तरफ से पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने डॉक्यूमेंट्री मूवी की लिस्ट में और भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जहां हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और इन सब की बात करते हैं, वहां पर भारत की तरफ से अब तक गिनी चुनी हुई ही फिल्में हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं हम। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो भारत के अभी 4 राज्यों में आपके लेजिस्लेटिव इलेक्शन या हिंदी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, और इन विधानसभा चुनावों में 4 आपके राज्य और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, और इन 234 सीटों में फुल मेजोरिटी पूर्ण बहुमत के साथ जीत करके आई है आपकी कौन सी पार्टी? डीएमके। डीएमके की फुल फॉर्म है आपकी द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। और द्रविड़ मुन्नेर कड़गम की तरफ से एम के स्टैलिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। इससे पहले तमिलनाडु में AIDMK का राज था। दूसरी तरफ अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो राज्य इस बार रहा है चुनाव के प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, वो रहा है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें थी, और इन 294 सीटों में पूर्ण बहुमत के साथ आपकी जीती है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी दीदी ने तीसरी बार CM पद के रूप में शपथ ली है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 1500 सीटों से और अपनी खुद की सीट नंदीग्राम में हार गई, लेकिन ओवरऑल वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रहा है असम। अगर मैं असम की बात करूं तो असम की असेंबली में कुल 126 सीटें हैं, और इन 126 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। पिछली बार भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री को अब की बार चेंज किया गया है। हेमंत हेमंत बिस्वा शर्मा हेमंत बिस्वा शर्मा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है असम का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, असम की तरफ से अजंता नेग अजंता नेग अजंता नेग जो कि 5 बार MLA रही है गोलाघाट विधानसभा से। गोलाघाट विधानसभा जो कि असम में है, उसे अब की बार असम का फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री बनाया गया है। और असम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को वित्त मंत्री बनाया गया है। इससे पहले भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, और सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे। फोर्थ नंबर पे बात आती है आपकी केरला की। केरला की अगर मैं बात करूं तो केरला में टोटल 140 सीटें हैं, और इन 140 सीटों के पर फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। पिछली बार भी वहाँ पे CPIM का ही शासन था। CPIM का गठन 1964 में ज्योति बसु द्वारा किया गया, और इस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक राजनीति की है आपकी वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी के आने से पहले एक लंबे समय तक राज रहा है CPI का। इस समय केरला CPI का गढ़ है। पिछली बार भी P विजयन CPIM की तरफ से और केरला के CM थे, और अब की बार भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ P विजयन ने ही ली है।
फोर्थ, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर इलेक्शन हुए थे वो रहा है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी या पौंडीचेरी जिसे हम कहते हैं। पुदुचेरी में कुल 30 सीटें हैं और याद रखिएगा यहाँ पर विधानसभा की सीटें भारत में सबसे कम है। वैसे तो ये सीटें 40 से कम नहीं हो सकती विधानसभा की, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, और पुदुचेरी भी उसमें से एक है। पुदुचेरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की है और कांग्रेस की तरफ से एन एन रंगा स्वामी को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई गई है पुदुचेरी में। चलिएगा, थर्ड करंट अफेयर पे चलते हैं। 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया है पंचायती दिवस। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। यही कारण है कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे पंचायती राज की शुरुआत भारत में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुई। नागौर राजस्थान से हुई। और अगर आपसे पूछे कि नागौर तो राजस्थान का एक जिला है खाली संपूर्ण राज्य में, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य रहा है जिसने संपूर्ण राज्य में एक साथ पंचायती राज की शुरुआत की। और पंचायती राज को वैधानिक मान्यता 1993 के बाद 73वें संवैधानिक संशोधन से दी गई। यही रीज़न है कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो अभी आपका एक साइक्लोन आया है ताउते। ताउते साइक्लोन। अगर मैं बात करूं ताउते साइक्लोन, तो ताउते एक बर्मी भाषा का शब्द है। बर्मी, बर्मा। तो मेनली बर्मा को ही आज हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। तो ताउते साइक्लोन का नाम जो है वो बर्मी भाषा से आया है और बर्मी भाषा के इस शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक शोर करने वाली छिपकली। बहुत अधिक शोर करने वाली काली छिपकली। तो उसी के नाम पर इस साइक्लोन का नाम रखा गया है ताउते। अच्छा, ताउते साइक्लोन जनरेट कहाँ हुआ? देखिएगा, ये आपका दक्षिणी भारत है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है और ये आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ताउते साइक्लोन अरेबियन सी से जनरेट हुआ। यही रीज़न है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसने सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे किया, तो इसने सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के पश्चिमी तट पर किया। पश्चिमी तट पर किया, वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे ज़्यादा इसने नुकसान किया। और अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करूं तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं? सबसे नीचे है आपका केरल, केरल से ऊपर आपका आएगा कर्नाटक, कर्नाटक से ऊपर आपका गोवा, गोवा से ऊपर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ऊपर आपका गुजरात, गुजरात। तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इस तूफान ने। 19 मई को ये तूफान गुजरात से टकराया और जिसका इम्पैक्ट आज भी आप हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्यों में देख रहे हैं। इस साइक्लोन का नाम ताउते साइक्लोन क्यों रखा? 1953 में एटलांटिक ट्रीटी, 1953 में एटलांटिक संधि हुई और एटलांटिक ट्रीटी के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये राइट दिया गया कि वो जो भी साइक्लोन जनरेट होंगे उसके नाम रखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये नाम रखने शुरू किए। और अगर मैं बात करूं 1953 से लेकर के 1979 तक ये नाम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम पे रखे जाते थे।
कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके नाम पर इसके नाम रखे जाते थे। और इन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में भी लेडीज़ को कंसिडर किया जाता था। बेसिकली लेडीज़ के नाम पर इनके नाम रखे जाते थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बेहतरीन काम किया हो। 1979 से यूएसए ने और मेल और फीमेल दोनों के नाम पर इनके नाम रखने शुरू कर दिए। मतलब अब फीमेल ही नहीं, कोई मेल भी होता था तो उसके नाम पर भी इसका नाम रखा जाता था। 2004 2004 में क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संस्थान भी कहते हैं। इसने पूरे वर्ल्ड में कुछ एक कमेटीज़ बनाई, कुछ एक कमेटियाँ बनाई। जैसे अगर मैं बात करूं, भारत इंडियन ओशियन हिंद महासागर के नॉर्थ में आता है, तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नॉर्थ इंडियन ओशियन कमेटीज़। और नॉर्थ इंडियन ओशियन कमेटीज़ में 8 कंट्रीज़ को शामिल किया गया और ऐसी काफ़ी कमेटियाज़ बनी। इन कमेटीज़ का काम था कि आने वाले समय में इस रीजन में जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो उसके नाम का निर्धारण ये 8 देश मिलके करेंगे। इन देशों से नाम भी पूछे गए, हर कंट्रीज़ की तरफ से 8 नाम सजेस्ट किए गए, तो टोटल कितने नेम्स आ गए, 64। अब इन देशों को और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखा गया, जैसे ए बी सी डी और ऐसे करके जेड तक, इन 8 देशों को। सबसे पहले वो 8 नया नाम लिए गए जो पहले देश ने सजेस्ट किए थे। अगर मैं बात करूं तो इन 8 देशों में भारत के पड़ोसी देश जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और आपका पाकिस्तान, भारत, ये सब देश थे। तो इनमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले 8 नाम रखे गए अलग अलग देशों के जो इसके मेंबर थे, और एक एक करके वो नाम लिखने शुरू हुए। अगर मैं बात करूं 2018 में एक तूफान आया था अम्फान। अम्फान तूफान इस सीरीज़ का अंतिम 64वां नाम था, जिसे कौन से देश ने दिया था, थाईलैंड ने। तो 2018 में ये 64 नाम ख़त्म हो गए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसने 2018 में नॉर्थ इंडियन ओशियन कमेटी में, जिसके कि 8 मेंबर थे, इसमें 5 मेंबर और जोड़ करके इसके कितने मेंबर्स कर दिए गए, 13। बेसिकली ये जो 5 मेंबर हैं ये गल्फ़ कंट्रीज़ को जोड़ा गया, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरब, इन देशों को जोड़ के, और ये 13 देश कर दिए गए। इन 13 देशों से नाम मांगे गए और इन्होंने अपनी तरफ से 13 नाम दिए, और टोटल कितने नेम आ गए, 169। फिर इन 13 कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाया गया, और इसी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अब की बार का जो साइक्लोन का नाम आया है ताउते। याद रखिएगा, इस साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया है, म्यांमार ने। आने वाले समय में इसी तरीके से सीक्वेंस से और इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन्स का नाम हम देते रहेंगे। जैसे ही ये 169 नाम ख़त्म होंगे, हो सकता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक और कमेटीज़ में और निर्माण कर दे उसका, या इस कमेटीज़ में सदस्यों की संख्या घटा दे या बढ़ा दे, और फिर से नामों की सजेशंस आ जाएगी और उन नामों का नाम चलता रहेगा। निसार, फ़ानी, अम्फान, कैटरीना, विपाशा, हुदहुद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे आपके साइक्लोन्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बता देता हूँ। भारतीय मौसम सर्वेक्षण विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में की गई, और 2021 में इन्होंने अपना 146वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। आइएगा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो कोविड न्यूज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे के अग्रवाल। के अग्रवाल जो हैं, के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट थे भारत के। इसके साथ साथ ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। और
के के अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। यही रीज़न था कि 2010 में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा गया। आपने देखा भी होगा जो लास्ट टाइम में जब उन्हें निमोनिया हो गया था और वो वेंटिलेटर पे थे, उस समय भी वो एक तरीके से और काउंसिल कर रहे थे कोविड पेशेंट्स की। बहुत सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऐसी रही हैं जो जो कोविड टाइम पीरियड के दौरान हमारे बीच नहीं रही, और ख़ासकर डॉक्टर्स वगैरह ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। कोविड न्यूज़ को लेकर के एक दो चीज़ें और हैं, और वो है 1 मई 2021 को भारत ने स्पुतनिक 5, जो कि एक रशिया मैन्युफैक्चर वैक्सीन है, उसे भारत में यूज़ करने की अनुमति दे दी है। तो स्पुतनिक 5 के साथ ही प्रेजेंट में भारत में 4 ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें कोविड के लिए यूज़ किया जा रहा है। 1 मई 2021 को ही 2DG, याद रखिएगा 2DG, 2DG का मतलब है डाइको ग्लूकोस, डाइको ग्लूकोस, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई 2DG वैक्सीन को भी कोविड के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा आपको पता ही है भारत में कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर के बनाया है, इसे भारत में कोविड वैक्सीन की मंजूरी मिली हुई है। और इसी के साथ साथ भारत में कोविड शील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है, उसको भारत में कोविड वैक्सीन के रूप में मंजूरी मिली है। याद रखिएगा भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। अधर पूनावाला अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं 13 अप्रैल 2021 को, तो 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपने पदभार को संभाला है। तो भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त को आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे और भारत के वर्तमान में 24वें इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं सुशील चंद्रा। इनका वेतन 2.5 लाख रुपए होता है और ये 6 या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 24 अप्रैल 2021 की, तो 24 अप्रैल 2021 को एन वी रमन्ना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। याद रखिएगा एन वी रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 हमको बताता है किस तरीके से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। इनका वेतन 2,80,000 रुपये है और ये 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक करंट अफेयर और करवा देता हूं, और वो करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल जेंडर गैप इंडेक्स देती है, जेंडर गैप इंडेक्स
इस साल 2021 के जेंडर गैप इंडेक्स में 156 देशों में भारत 140वें नंबर पर रहा है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, तो उसके द्वारा दिया गया ये 15वां एडिशन था जेंडर गैप इंडेक्स का। ये शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में देखते हैं कि विश्व के वो कौन कौन से देश हैं जिनों में आज भी जेंडर गैप बहुत ही ज़्यादा है। 2020 में भारत 112वें नंबर पे था। एक साल के अंदर अंदर और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत में 28 स्थान गिर करके और भारत नीचे 140वें नंबर पे आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इवन अगर मैं बात करूं तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी 65वें नंबर पर रहा है। दो ही ऐसे देश हैं साउथ एशिया के जो भारत से नीचे हैं, उसमें एक आपका पाकिस्तान है जो 153वें नंबर पे है, और एक आपका अफगानिस्तान है जो इस बार जेंडर गैप इंडेक्स में बिल्कुल अंतिम नंबर पे आया है। कौन से नंबर पे? 156। तो पॉइंट अराइज होता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा, तो फर्स्ट नंबर पे आपका देश रहा है आयरलैंड। और याद रखिएगा भारत कौन से नंबर पे रहा है? 140। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।